जिस रसोइये के मुंह पर फेंकी थी 56 भोग की थाली, उसी के पैरों में गिरकर मांगनी पड़ी भीख। घमंड की ऐसी सजा देखकर रूह कांप जाएगी। शादी का माहौल था शहनाई की गूंज और मेहमानों के ठहाकों के बीच, और रॉयल हेरिटेज बैंकेट हॉल रोशनी से नहाया हुआ था। यह शहर की सबसे महंगी शादी थी। शहर के मशहूर बिल्डर दीनानाथ खन्ना के इकलौते बेटे विक्रांत की शादी। विक्रांत अभी अभी लंदन से एमबीए करके लौटा था। विदेशी पढ़ाई का असर और बाप की दौलत का नशा दोनों उसके सिर चढ़कर बोल रहे थे। हॉल के एक कोने में खाने का बहुत बड़ा स्टॉल लगा था। खुशबू ऐसी थी कि किसी का भी पेट भरा हो तो भी भूख लग जाए। वहां एक बुजुर्ग रसोइया, जिसके बाल सफेद थे और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, बड़े प्यार से मेहमानों को अपनी खास केसरिया खीर परोस रहा था। उसका नाम था माधव काका। माधव काका की उम्र करीब 60 साल थी, लेकिन हाथों में वो जादू था जो नवाबों के बावर्ची खाने की याद दिला दे। विक्रांत अपने दोस्तों के साथ हंसता खिलखिलाता वहां पहुंचा। उसने एक नज़र खाने की तरफ डाली और नाक सिकोड़ ली। ये क्या ओल्ड फैशन खाना बनवा रखा है डैड ने? मैंने कहा था इटालियन और मैक्सिकन काउंटर ज़्यादा होने चाहिए, और यहाँ देखो, यह देसी घी की बदबू। विक्रांत ने हिकारत से कहा। उसके दोस्तों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तभी माधव काका ने बड़े प्यार से एक मिट्टी के सकोरे में खीर डाली और विक्रांत की तरफ बढ़ाई। छोटे मालिक, एक बार ये खीर चेक कर देखिए, हमारे यहाँ की सबसे खास डिश है, आपके पिताजी को बहुत पसंद है। माधव काका की आवाज़ में अपनापन था, लेकिन विक्रांत को उस अपनापन में अपनी तौहीन नजर आई। उसने माधव काका के हाथ को झटक दिया। खीर का सकोरा माधव काका के हाथ से छूटकर सीधा उनकी ही सफेद धोती पर गिरा और फिर जमीन पर बिखर गया। गर्म खीर से माधव काका का पैर जल गया, लेकिन उससे ज्यादा उनका दिल जला। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये 2 टके की मिट्टी की कटोरी थमाने की? जानता है मेरा सूट कितने का है? जितने में तेरा पूरा खानदान बिक जाएगा उतने का तो मेरा रुमाल है। विक्रांत पूरे हॉल में चिल्लाया। संगीत रुक गया। मेहमानों की सांसें थम गई। दीनानाथ जी दौड़ते हुए आए। विक्रांत, ये क्या बदतमीजी है? माधव काका हमारे पुराने। डैड प्लीज, आप इन नौकरों को सिर पर चढ़ाते हैं, इसीलिए भूल जाते हैं कि इनकी औकात जूतों के पास रहने की है। और तू? विक्रांत ने माधव काका की तरफ उंगली उठाई। ये गंदे साफ कर और अभी के अभी मेरी नज़रों से दफा हो जा। मुझे अपनी शादी में ऐसे फटेहाल लोग नहीं चाहिए। माधव काका ने एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने झुककर जमीन पर बिखरी खीर को समेटने की कोशिश की, जैसे वो अन्न देवता से माफी मांग रहे हो। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक गहरा दर्द था। उन्होंने दीनानाथ जी की तरफ हाथ जोड़े और वहां से चुपचाप चले गए। हाँ, हॉल में सन्नाटा था। सब जानते थे कि दीनानाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बेटे के आगे वो भी बेबस थे। विक्रांत ने अपनी शेरवानी झाड़ी और दोबारा दोस्तों के साथ हंसी मजाक में लग गए। उसे लगा कि उसने अपनी पावर दिखाई है, लेकिन वो नहीं जानता था कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आप भी मानते हैं कि अन्न और बड़े बुजुर्गों का अपमान सबसे बड़ा पाप है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे संस्कारों को बढ़ावा देगा। शादी धूमधाम से निपट गई, लेकिन असली कहानी तो अगली सुबह शुरू होनी थी। अगले दिन दीनानाथ जी और विक्रांत एक बहुत बड़े बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे। दीनानाथ जी बहुत तनाव में थे। विक्रांत, आज की मीटिंग बहुत जरूरी है। हम जिस अन्नपूर्णा फूड्स एंड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के साथ मर्जर साझेदारी करने जा रहे हैं, वो एशिया के सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है। अगर ये डील हो गई तो हमारा बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन उनके चेयरमैन बहुत उसूलों वाले पक्के इंसान हैं। विक्रांत ने लापरवाही से टाई की गांठ ठीक की। डैड, आप भी ना, पैसा बोलता है और हमारे पास पैसा है। वो चेयरमैन कोई भी हो, जब हमारा ऑफर देखेगा तो लड्डू लट्टू हो जाएगा। आप टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। दोनों बाप बेटे शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर पहुंचे। अन्नपूर्णा ग्रुप का ऑफिस किसी मंदिर से कम नहीं था। हर तरफ सादगी और स्वच्छता थी। रिसेप्शन पर उन्हें बताया गया कि चेयरमैन साहब अभी एक जरूरी काम में व्यस्त हैं, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में इंतजार करना होगा। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। विक्रांत का धैर्य जवाब देने लगा। ये क्या तरीका है? हम यहाँ करोड़ों की डील लेकर आए हैं और ये हमें इंतजार करवा रहे हैं। कौन है ये चेयरमैन? मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला। माफ कीजिएगा, थोड़ा वक्त लग गया। मैं दरअसल कैंटीन में रसोइयों को नया मसाला बनाना सिखा रहा था। एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी। विक्रांत और दीनानाथ जी ने दरवाजे की तरफ देखा और देखते ही दीनानाथ जी के हाथ से फाइल गिर गई। विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। सामने वही शख्स खड़ा था, वही सफेद बाल, वही सौम्य चेहरा। बस फर्क इतना था कि आज वो सफेद धोती कुर्ते की जगह एक खादी के बेहतरीन बंद गला सूट में थे। वो कोई और नहीं, माधव काका थे। माधव काका, आप? दीनानाथ जी की आवाज कांप रही थी। माधव जी मुस्कुराए और अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उन्होंने विक्रांत की तरफ देखा। विक्रांत की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसे कल रात का मंजर याद आ रहा था। 2 टके का आदमी, नौकर, जूते की नोक। हर शब्द अब उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहा था। बैठिए दीनानाथ जी, माधव जी ने इशारे से कहा। और विक्रांत बेटा, तुम भी बैठो। खड़े क्यों हो? क्या मेरी औकात इतनी बढ़ गई कि अब तुम मेरे सामने बैठ भी नहीं सकते? विक्रांत के माथे पर पसीना बहने लगा। सर, वो मुझे नहीं पता था कि आप
विक्रांत हकलाने लगा कि मैं इस 5,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हूँ। माधव जी ने उसकी बात पूरी की। उनकी आवाज़ अचानक सख्त हो गई। तुम्हें लगा मैं सिर्फ एक बावर्ची हूँ, और अगर मैं सिर्फ एक बावर्ची होता भी तो क्या तुम्हें मेरा अपमान करने का अधिकार मिल जाता? माधव जी ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया। विक्रांत, तुम लंदन से पढ़कर आए हो, रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट तो जानते ही होगे। कल रात तुमने जो इन्वेस्ट किया था, मेरा अपमान और अन्य की बर्बादी, आज उसका रिटर्न लेने का समय आ गया है। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़ लिया। माधव जी, मेरे बेटे को माफ़ कर दीजिए, इसे नहीं पता था, ये नादान है, हम पुराने दोस्त हैं, कृपया बिजनेस को इससे अलग रखिए। माधव जी ने दीनानाथ जी की तरफ देखा। दीनानाथ, हम दोस्त हैं, इसीलिए मैं आज इस कुर्सी पर बैठकर बात कर रहा हूँ, वरना गार्ड्स इसे अब तक बाहर फेंक चुके होते। लेकिन सवाल बिजनेस का नहीं, संस्कारों का है। मेरी कंपनी का नाम अन्नपूर्णा है। हम खाना बेचते नहीं, सेवा करते हैं, और जो इंसान अन्न की इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी कंपनी के साथ जुड़ने के लायक नहीं है। माधव जी ने फाइल बंद कर दी। ये डील कैंसल समझिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। यह डील दीनानाथ जी के लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर यह डील नहीं हुई तो उनका मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। विक्रांत को अपनी गलती का एहसास होने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। अंकल, नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। डैड को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी गलती की सज़ा मेरे डैड को मत दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। विक्रांत सचमुच माधव जी के पैरों की तरफ झुका, वही पैर जिन पर कल उसने गर्म खीर गिराई थी। माधव जी ने उसे रोका नहीं, वो उसे देख रहे थे। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, डर और पछतावा था। उठो विक्रांत, माधव जी ने गंभीर स्वर में कहा। पैरों में गिरने से माफ़ी नहीं मिलती, माफ़ी मिलती है प्रायश्चित करने से। तुम कह रहे हो कि तुम कुछ भी करने को तैयार हो? जी सर, कुछ भी, विक्रांत ने रोते हुए कहा। ठीक है, माधव जी ने अपनी कुर्सी घुमाई। मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त पूरी कर दोगे तो मैं इस डील पर अभी साइन कर दूंगा। क्या शर्त है? दीनानाथ जी ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा। अगले 3 दिन तक शहर के पुराने मंदिर के बाहर जो हमारा लंगर चलता है, वहां विक्रांत को काम करना होगा, माधव जी ने कहा। विक्रांत को लगा शायद पैसे देने होंगे या खाना बंटवाना होगा। उसने राहत की सांस ली। मैं तैयार हूँ सर, मैं लंगर स्पॉन्सर कर दूंगा। मैंने पैसे की बात नहीं की, माधव जी ने कड़े शब्दों में टोका। तुम्हें वहाँ रसोइया बनकर काम करना होगा, बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में दाल घोटनी होगी, लोगों की जूठी पत्तलें उठानी होगी, और ज़मीन पर बैठकर गरीबों को अपने हाथों से खाना परोसना होगा। और याद रहे, अगर एक भी इंसान भूखा गया या तुमने किसी से बदतमीजी की तो डील उसी पल कैंसल। विक्रांत, जिसने कभी घर में पानी का गिलास तक खुद नहीं उठाया था, उसके लिए यह किसी पहाड़ तोड़ने जैसा था। लेकिन पिता की इज्जत बचाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। कहानी एक बहुत ही भावुक मोड़ लेने वाली है। क्या विक्रांत का घमंड सच में टूटेगा या वो फिर कोई गलती करेगा? आगे जानने के लिए अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें ऐसी कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। अगले दिन सुबह 4 बजे जब शहर सो रहा था, विक्रांत मंदिर के लंगर में पहुंचा। वहाँ का नज़ारा ही अलग था। बड़े बड़े चूल्हे जल रहे थे, धुएं और मसालों की मिली जुली गंध थी। वहाँ के हेड कुक ने विक्रांत को एक बड़ा चमचा थमाया। जाओ, उस दाल को चलाते रहो, नीचे लगनी नहीं चाहिए। विक्रांत का सूट बूट अब किनारे रखा था। उसने एक मैला सा एप्रन पहना था। आग की तपिश से उसका चेहरा लाल हो गया, धुआं उसकी आंखों में लग रहा था। आधे घंटे में ही उसके हाथ दुखने लगे। उसे याद आया कि कैसे माधव काका घंटों तक मुस्कुराते हुए खीर चला रहे थे। दोपहर हुई तो पतंग बैठी दोपहर हुई तो पंगत बैठी। हजारों लोग, गरीब, भिखारी, मजदूर, अनाथ बच्चे। विक्रांत को पत्तलों में चावल परोसने का काम मिला। एक बूढ़ी औरत जिसके कपड़े फटे हुए थे, उसने कांपते हाथों से अपनी पत्तल आगे की। विक्रांत ने चावल डाले। कुछ चावल पत्तल से बाहर गिर गए। विक्रांत को लगा कोई बात नहीं, लेकिन वह बूढ़ी औरत झुकी और जमीन पर गिरे हुए एक एक दाने को चुनकर अपनी पत्तल में डालने लगी। उसने चावल के दाने को माथों से लगाया और फिर खाया। यह देखकर विक्रांत का दिल दहल गया। जिस अन्न को उसने कचरा समझकर फेंक दिया था, यहाँ लोग उसके एक एक दाने के लिए जमीन पर झुक रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा, शायद 5-6 साल का होगा, अपनी छोटी बहन को गोद में लिए आया। भैया थोड़ा ज़्यादा देना, कल से कुछ नहीं खाया है, बच्चे ने कहा। विक्रांत के हाथ कांप गए, उसकी आंखों से आंसू टपक कर चावलों में गिर गए। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बच्चे की पत्तल भर दी। बच्चे के चेहरे पर जो मुस्कान आई, वो मुस्कान लंदन की किसी भी क्लब या पार्टी में उसे आज तक नहीं मिली थी। शाम होते होते जूठी पत्तलें उठाने का समय आया। विक्रांत को उबकाई आ रही थी, लेकिन अब उसने देखा कि माधव काका खुद वहां एक कोने में खड़े होकर सेवा कर रहे हैं, तो उसका बचा खुचा अहंकार भी खत्म हो गया। उसने चुपचाप झाड़ू उठाया और सफाई में लग गया। 3 दिन तक यही सिलसिला चला। विक्रांत के हाथों में छाले पड़ गए थे, कमर टूट रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, वो शांति जो सेवा से मिलती है। तीसरे दिन की शाम को माधव जी वहां आए। विक्रांत एक कोने में बैठा सुस्ता रहा था। उसके कपड़े गंदे थे, पसीने से लथपथ था, लेकिन वो खुश लग रहा था। माधव जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा।
विक्रांत हड़बड़ा कर खड़ा हो गया। उसने माधव जी के पैर छूने चाहे, लेकिन इस बार माधव जी ने उसे पकड़कर गले लगा लिया। सर, डील, विक्रांत ने धीमे स्वर में कहा। डील तो मैंने पहले ही दिन साइन कर दी थी विक्रांत, माधव जी ने जेब से कागज निकाल कर दिखाए। मैं तो बस तुम्हारे अंदर के इंसान को जानना चाहता था। सोने को जितना आग में तपाओ वो उतना ही कुंदन बनता है। इन 3 दिनों में तुमने जो कमाया है वो तुम्हारे पिता की पूरी दौलत से ज्यादा कीमती है। विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। काका, उसने पहली बार उन्हें सर नहीं काका कहा। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया है कि अन्न का अपमान भगवान का अपमान है और कोई काम छोटा नहीं होता। जिसने पेट की आग देखी हो वही खाने की कीमत समझ सकता है। माधव काका मुस्कुराए। आज तुम असली हीरो लग रहे हो बेटा। याद रखना, पेड़ जितना फलों से लदा होता है वो उतना ही झुका होता है। जिस दिन तुम झुकना सीख गए उस दिन तुम दुनिया जीत लोगे। उस दिन के बाद शहर ने विक्रांत का एक नया रूप देखा। वह पार्टियों में कम और अनाथालयों में ज़्यादा दिखता था। उसने अपनी कंपनी में नो वेस्टेज पॉलिसी लागू की कि खाना कभी बर्बाद नहीं होगा। दीनानाथ जी को अपने बेटे पर गर्व था। और माधव काका, वो आज भी अपनी कंपनी के चेयरमैन हैं, लेकिन हर रविवार को उसी मंदिर में जाकर लोगों को अपने हाथ से खीर परोसते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि असली सुकून एसी केबिन में नहीं, किसी भूखे का पेट भरने में है। निष्कर्ष, मोरल। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसा और पद आज है, कल नहीं होगा, लेकिन आपका व्यवहार और संस्कार हमेशा याद रखे जाते हैं। अन्न का अपमान कभी ना करें, क्योंकि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एक वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। घमंड इंसान को शैतान बना देता है और विनम्रता इंसान को भगवान के करीब ले जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो जाते जाते सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और कमेंट में जय अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।